उत्तर प्रदेश में महाजंगल राज, जो जंगल राज से भी आगे की हालत है। भले ही ये बीजेपी वाले पूरा हल्ला करें कि ऐसे, बीजेपी वाले कह रहे हैं राम राज्य है। वही वही बोल रहे हैं ना कि बीजेपी वाले जो भी करे, इनका आईटी सेल तो झूठ फैलाने में माहिर है, सोशल मीडिया जो भी कहे कि ऐसे है बुलडोजर बाबा ये है वो। लेकिन ये महाजंगल राज की स्थिति है कि तो मेरे लिए राजपूत गुंडों का इसने गिरोह बना रखा था, हिंदू युवा वाहिनी नाम था, और गोरखपुर में इसका पूरा ये लोग मतलब आतंक फैला के रखते थे। और देखिए इस देश में कैसा कानून का मजाक हो गया है कि सीएम बनने के बाद आदित्यनाथ ने खुद पर लगे सारे मुकदमों को वापस ले लिया। क्या इस देश में अंधेर गर्दी है कि राजपूत गुंडो क्या होता है? किसी जाति को आप कैसे करें? नहीं, मैं किसी जाति को नहीं करा, मेरे तो बहुत सारे मतलब मित्र राजपूत हैं, मैं किसी राजपूत नहीं करा। लेकिन आदित्यनाथ जो है वो जातीय आधार पर काम करता है। राजा भैया को कुंडा का गुंडा कहाता है, वो कुंडा का विधायक है और उसको कुंडा का गुंडा कहाता है। तो मायावती सीएम थी यूपी की, तो मायावती ने उस पर पोटा भी लगाया था, आपको याद होगा, ये कुछ साल पहले की बात है। लेकिन राजा भैया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है ना, आदित्यनाथ के द्वारा, क्योंकि दोनों एक ही बिरादरी से आते हैं। एक शाहगंज थाना है, एक कोतवाली थाना है, खुलदाबाद थाना है, तीन तीन थाने हैं, शहर के बीचों बीच है। इसका मतलब कोई पुलिस की गश्ती नहीं हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। वो लोग हथियार लेके आए, आराम से मार के एकदम उन्होंने सरेंडर कर दिया, हाथ उठा के। लगा जैसे कि कोई रंगमंच पर हम लोग कोई नाटक देख रहे हैं, उस तरह की फीलिंग आई। स्क्रिप्टेड टाइप। स्क्रिप्टेड है ना। असद को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया, और जो मेरी समझ है, जितनी मुझे अंडरस्टैंडिंग है पुलिसिंग की, वो बिल्कुल फर्जी मुठभेड़ थी, फेक इनकाउंटर था। ये तीनों टुटपुजी अपराधी थे, है ना। मतलब कोई कहीं पर लड़की को थप्पड़ मारने के लिए जेल गया, कभी कुछ करने के लिए, जिसको मतलब बिहार की भाषा में से कहें तो लफुआ कहते हैं। मतलब कोई बहुत बड़ा कोई खूंखार अपराधी नहीं थे। लेकिन इनके पास देखिए जो हथियार था, वो जिगाना पिस्टल था, मेड इन टर्की, तुर्की का बना हुआ एक विदेशी पिस्तौल, एक आधुनिक पिस्तौल, जो इस देश में प्रतिबंधित है। और यदि आप उसको छिप कर खरीदते हैं ब्लैक मार्केट में, यदि आप छिप कर तस्करों से खरीदते हैं, तो 6 से 7 लाख रुपए तक में वो पिस्तौल आता है। इसके जो राजनीतिक आका होंगे उनको लगा होगा कि अरे ये तो हम लोग को बेनकाब कर देगा, है ना। तो उससे बौखला के मार दिया गया। अब तो एक नई बात आ रही है कि ये जो आदित्यनाथ की सरकार में एक मिनिस्टर है ना, उनकी बात आ रही है कि वो अतीक अहमद के ये बिजनेस पार्टनर हैं। इसके एक रोज पहले सत्यपाल मलिक का एक बहुत धमाकेदार इंटरव्यू आया था, जो कश्मीर के गवर्नर हुआ करते थे। और सत्यपाल मलिक ने पुलवामा पर लेकर एक बहुत सनसनीखेज खुलासा किया था, हाँ, मोदी जी के बारे में। और उन्होंने कहा था कि जब ये पुलवामा में जवान शहीद हो गए, और मैंने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि ये तो हमारी गलती थी, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा मोदी जी ने कि सत्यपाल तुम चुप रहो। तो इससे पूरे देश में मतलब एक सनसनी फैल गई थी, और विपक्ष हमलावर हो गया था। और विपक्षी पार्टियां पूछने लगी थी कि मोदी जी बताइए ये क्या हो रहा है, आप सच्चाई को दबा रहे थे, या पुलवामा कांड आप ही ने करवाया था। बहुत गंभीर सवाल उठने लगे थे। गुजरात में बिल्किस बानो के रेपिस्ट को समय से पहले छोड़ दिया गया, और सरकार ने कहा कि संस्कारी बलात्कारी है, आप समझते रहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, कल ही परसों फटकार लगाई है गुजरात सरकार को और केंद्र सरकार को कि आप फाइल ला के दीजिए। योगी आदित्यनाथ, जिसको मैं पर्सनली ढोंगी आदित्यनाथ कहता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे योगी का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, उसका अपना लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। अतीक अहमद केस में जो है लगातार तरह तरह के जो लोग हैं तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। इसी मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एक्स आईपीएस अमिताभ दास। सर सबसे पहले बहुत स्वागत। जी धन्यवाद आपका। कैसे हैं सर आप? अच्छा हूँ। एक पुलिस अधिकारी के तौर पे आप कैसे देख रहे हैं इस केस? देखिए पहले मैं दर्शकों को बता दूं संक्षिप्त में मामला क्या है ना। ये जो अतीक अहमद था, या ये इलाहाबाद का बहुत खूंखार माफिया डॉन था, और पिछले 3-4 साल से ये गुजरात के साबरमती जेल में बंद था। अभी 2-3 महीने पहले यूपी में एक उमेश पाल की हत्या हुई, और उमेश पाल की हत्या में अतीक अहमद के गिरोह का नाम आया। तो यूपी पुलिस इसको रिमांड पर लेके साबरमती जेल से यूपी आई पूछताछ के लिए। उमेश पाल हत्याकांड में इसके बेटे असद का भी नाम आया था। तो असद को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया, और जो मेरी समझ है, जितनी मुझे अंडरस्टैंडिंग है पुलिसिंग की, वो बिल्कुल फर्जी मुठभेड़ थी, फेक इनकाउंटर था। और उसके अगले दिन ये इलाहाबाद में, फेक फेक इनकाउंटर जरा समझाएंगे किसे कहते हैं? देखिए होता क्या है कि फेक इनकाउंटर ये है कि यदि आप किसी अपराधी को पकड़ लेते हैं, एक तो असली इनकाउंटर हुआ कि अपराधी गोली चला रहा है, आप भी गोली चला रहे हैं, आपने आत्मरक्षा में गोली चलाया, मर गया। फेक इनकाउंटर उसको कहते हैं जब अपराधी ने सरेंडर कर दिया हो, या अपराधी को आप पकड़ चुके हो, तो कायदा ये है कि आप उसको कोर्ट में पेश करें और वो जेल में जाए।
लेकिन यदि कोई सरेंडर कर दिया या आपने उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद आप उसको भून देते हैं गोलियों से और उसके बाद एक झूठी कहानी बनाते हैं, किस्सा तोता मैना बनाते हैं कि ऐसे हो रहा था। जैसे विकास दुबे वाला में आपको याद होगा कि हम लोग ला रहे थे, तो गाड़ी पलट गई, तो फिर उसने हमसे पिस्तौल छीन लिया, तो ये चलाने लगा। उसके बाद जब पुलिस एक किस्सा तोता मैना बनाती है, तो उसी को फर्जी मुठभेड़ कहते हैं। तो खैर वो अलग बात हो जाएगी। तो ये असद के मुठभेड़ के अगले रोज ये अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को इलाहाबाद में एक काल्विन हॉस्पिटल है, वहां 10:30 बजे रात में मेडिकल चेकअप के लिए लाया जा रहा था। और उसी समय मीडिया वालों ने घेर लिया अतीक और अशरफ दोनों को, और उस 3 लड़के आए, वो भी मीडिया कर्मी के ही वेशभूषा में, मतलब गले में आई कार्ड लेके, हाथ में माइक वाइक लेके, और उन्होंने बिल्कुल कनपटी पर पॉइंट ब्लैंक रेंज जिसको कहते हैं लगा के गोली मार दी और दोनों मौके पर मर गए, अतीक भी और अशरफ भी। तो ये पूरा मामला है ना। अब आप पूछिएगा कि उस पर मेरे क्या ख्याल है। तो पहली बात इससे ये साफ होता है कि उत्तर प्रदेश में महाजंगल राज, जो जंगल राज से भी आगे की हालत है। भले ही ये बीजेपी वाले पूरा हल्ला करें कि ऐसे, बीजेपी वाले कह रहे हैं राम राज्य है। वही वही बोल रहे हैं ना कि बीजेपी वाले जो भी करे, इनका आईटी सेल तो झूठ फैलाने में माहिर है, सोशल मीडिया जो भी कहे कि ऐसे है बुलडोजर बाबा ये है वो। लेकिन ये महाजंगल राज की स्थिति है कि अपराधियों का मनोबल इतना ऊंचा है। देखिए, अपराधियों का मनोबल इतना ऊंचा है कि कैमरे के सामने पुलिस के प्रेजेंस में आके गोली मार रहे है ना। इस नजरिया से आप देखिए, और पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है, जबकि उसके आसपास में इलाहाबाद की जिनको जानकारी होगी, उनको मालूम होगा, उसके आसपास में 3-3 थाने हैं। एक शाहगंज थाना है, एक कोतवाली थाना है, खुलदाबाद थाना है। 3-3 थाने हैं, शहर के बीचों बीच है। इसका मतलब कोई पुलिस की गश्ती नहीं हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। वो लोग हथियार लेके आए, आराम से मार के एकदम उन्होंने सरेंडर कर दिया, हाथ उठा के। लगा जैसे कि कोई रंगमंच पर हम लोग कोई नाटक देख रहे हैं, उस तरह की फीलिंग आई। स्क्रिप्टेड टाइप। स्क्रिप्टेड है ना। और अब तो ये बात भी आ रही है, ये सब तो जांच पड़ताल का विषय है कि ये तो तीनों अपराध, ये हत्यारे थे, ये पुलिस की गाड़ी से ही आए थे, और क्या क्या बातें आ रही, ये भी बातें सामने आ रही बात आ रही है। तो मतलब कितनी अजीब बात है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये दो तीनों अपराधी जो पकड़े गए हत्यारे, एक लवलेश तिवारी है, एक अरुण मौर्य है, एक सनी सिंह है, ये तीनों टुटपुजी अपराधी थे, है ना। मतलब कोई कहीं पर लड़की को थप्पड़ मारने के लिए जेल गया, कभी कुछ करने के लिए, जिसको मतलब बिहार की भाषा में से कहें तो लफुआ कहते हैं। मतलब कोई बहुत बड़ा कोई खूंखार अपराधी नहीं थे। लेकिन इनके पास देखिए जो हथियार था, वो जिगाना पिस्टल था, मेड इन टर्की, तुर्की का बना हुआ एक विदेशी पिस्तौल, एक आधुनिक पिस्तौल, जो इस देश में प्रतिबंधित है। और यदि आप उसको छिप कर खरीदते हैं ब्लैक मार्केट में, यदि आप छिप कर तस्करों से खरीदते हैं, तो 6 से 7 लाख रुपए तक में वो पिस्तौल आता है, मेड इन टर्की जिगाना पिस्टल। अब देखिए, मैं इतने रहा, मेरा ये अनुभव है कि ये जो टुटपुजी सड़क छाप अपराधी होते हैं, यदि हत्या भी करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो ये लोग कट्टा से करते हैं, है ना। देशी पिस्तौल होता है, कंट्री कंट्री मेड, जो देशी कट्टा से करते हैं। इस तरह के आधुनिक हथियार, जो कि ये जो दिगाना पिस्टल है, मलेशिया में, अजरबैजान में कई देश की सेनाएं इसका इस्तेमाल करती हैं। आप इसी से समझिए कितना मतलब सोफिस्टिकेटेड हथियार है ये। और ये पिस्तौल इनके पास कैसे आया, ये बहुत बड़ा मतलब जांच का बिंदु है, क्योंकि इससे ये बात आती है। कनेक्शन कहाँ से? वही मैं कह रहा था कि ये तो भाड़े के टट्टू थे, इनके पीछे किसी बहुत बड़े माफिया का बरदास्त। ऐसा भी हो सकता है कि अतीक अहमद जहां पहले जिस पार्टी में थे, हो सकता है उनका कुछ राज खुलने वाला था, तो वो भी करवा सकते। देखिए, इसमें बहुत संभावनाएं हैं, अलग अलग संभावना है। एक बात आपने ये भी कही, ठीक है, अतीक अहमद कुछ राज खोलने लगा था गाँव में, और ये तो पहले सफेद पोस्ट था, माननीय सांसद, और फूलपुर का माननीय सांसद था, माननीय बन के घूमता था। इसकी भी संभावना, इसके जो राजनीतिक आका होंगे उनको लगा होगा कि अरे ये तो हम लोग को बेनकाब कर देगा, है ना। तो उससे बौखला के मार दिया गया। अब तो एक नई बात आ रही है कि ये जो आदित्यनाथ की सरकार में एक मिनिस्टर है ना, उनकी बात आ रही है कि वो अतीक अहमद के ये बिजनेस पार्टनर हैं। हाँ, और उनके साथ अतीक अहमद का मतलब ये कारोबार चलता था। अतीक अहमद ने उनको ऐसी बात जो आ रही है, मतलब सूत्रों से, कि अतीक अहमद ने उनको करोड़ रुपए दिए थे कुछ बिजनेस करने के लिए, फिर अतीक अहमद वापस मांगने लगा था, उसमें आनाकानी कर रहे थे, और फिर मंत्री महोदय ने ही अतीक अहमद को टपका दिया। ये बात भी आ रही है। एक और देखिए, मतलब बड़ी बात क्या है इससे, कि टाइमिंग देखिए अतीक अहमद की हत्या की। इसके एक रोज पहले
सत्यपाल मलिक का एक बहुत धमाकेदार इंटरव्यू आया था, जो कश्मीर के गवर्नर हुआ करते थे। और सत्यपाल मलिक ने पुलवामा पर लेकर एक बहुत सनसनीखेज खुलासा किया था। हाँ, मोदी जी के बारे में। और उन्होंने कहा था कि जब ये पुलवामा में जवान शहीद हो गए और मैंने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि ये तो हमारी गलती थी, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा मोदी जी ने कि सत्यपाल तुम चुप रहो। तो इससे पूरे देश में मतलब एक सनसनी फैल गई थी और विपक्ष हमलावर हो गया था और विपक्षी पार्टियां पूछने लगी थी कि मोदी जी बताइए ये क्या हो रहा है? आप सच्चाई को दबा रहे थे या पुलवामा कांड आप ही ने करवाया था? बहुत गंभीर सवाल उठने लगे थे। तो जो टाइमिंग है अतीक अहमद की उससे ये भी बात लोगों को लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू से लोगों का ध्यान हटाने के लिए आपने अतीक अहमद को मरवा दिया? कि पूरी की पूरी जो मीडिया है, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अब अतीक अहमद करने लगे और सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू पीछे चला जाए? तो टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहा है। तो कुल मिलाकर जो भी हुआ है, देखिए जो भी हुआ है ये इंटरव्यू के बाद से बातों से पलटने के लिए इतना बड़ा कांड करवाया जा सकता है। बातों से पलटने के लिए नहीं, बातों को से डाइवर्ट करने के लिए, ध्यान हटाने के लिए, है ना? देखिए राजनीति में कुछ भी संभव है। लोग किसी और आप आज तो हिंदुस्तान की राजनीति इतने मतलब मैं क्या कहूँ रसातल में चली गई है और नैतिक मूल्य ऐसे खत्म हो गए हैं कि यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। तो मैंने चौंकना ही बंद कर दिया है ना? कुछ हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल वाला बात। बिल्कुल। क्या नहीं हो सकता है मतलब आपको अब देखिए गुजरात में बिल्किस बानो के रेपिस्ट को समय से पहले छोड़ दिया गया और सरकार ने कहा कि संस्कारी बलात्कारी है। आप समझते रहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, कल ही परसों फटकार लगाई है गुजरात सरकार को और केंद्र सरकार को कि आप फाइल ला के दीजिए। सर अतीक अहमद वाले कांड के बाद जो है यूपी पुलिस तत्परता से काम कर रही है और तमाम लोगों को सस्पेंड भी किया गया है और उन अपराधियों को पकड़ा गया है, फिर भी आप कह रहे हैं जंगल राज है। देखिए 2-3 बात है। एक सस्पेंशन की बात है तो सबसे फालतू चीज़ है। सरकार सरकार में क्या होता है कोई भी मामला जब तूल पकड़ता और हंगामा होता है, तो कुछ लोगों को जो निरीह प्राणी होते हैं उनको बलि का बकरा बना दिया जाता है। अब कोई सिपाही ये हवलदार को निलंबित कर दिया गया। इसमें भी कई 17 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। अब अब ये कौन होंगे सिपाही हवलदार रैंक के रैंक होंगे, एक कोई दरोगा जी होंगे। तो जो निरीह प्राणी होते हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं रहता है ना? उनको निलंबित कर दिया जाता है, वाहवाही बटोरी जाती है, देखिए हमने कितनी कड़ी काम की। देखिए, मैं पूरी राजनीति आपको समझाता हूँ, यूपी का जो मुख्यमंत्री है, योगी आदित्यनाथ, जिसको मैं पर्सनली ढोंगी आदित्यनाथ कहता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे योगी का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। उसका अपना लंबा-चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि जब वो चुनाव लड़ने वाला था और उसने शपथ पत्र में अपना आपराधिक इतिहास लगाना शुरू किया, तो उसको पन्ने कम हो गए और उसने ये सच्चाई है क्या सर? अरे बिल्कुल मैं अब कैमरे में ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आप गूगल कर लीजिए। पन्ने कम पड़ गए, इतना लंबा चौड़ा उसका आपराधिक इतिहास था, उसने एक्स्ट्रा पेज लगाया शपथ पत्र में, है ना? इसका बाकायदा एक मतलब हिंदू युवा वाहिनी नाम का ये गिरोह चलाता था और वो गिरोह गोरखपुर में दंगे करवाता था। इस योगी आदित्यनाथ का असली नाम ये है अजय सिंह बिष्ट है। तो अजय सिंह बिष्ट ने मेनली राजपूत गुंडों, ये राजपूत जाति से आता है, तो मेनली ये राजपूत गुंडों का इसने गिरोह बना रखा था, हिंदू युवा वाहिनी नाम था और गोरखपुर में इसका पूरा ये लोग मतलब आतंक फैला के रखते थे। और देखिए इस देश में कैसा कानून का मजाक हो गया है कि सीएम बनने के बाद आदित्यनाथ ने खुद पर लगे सारे मुकदमों को वापस ले लिया। क्या इस देश में अंधेर गर्दी है कि राजपूत गुंडो क्या होता है? किसी जाति को आप कैसे करें? नहीं, मैं किसी जाति को नहीं करा। मेरे तो बहुत सारे मतलब मित्र राजपूत हैं। मैं किसी राजपूत नहीं करा। लेकिन आदित्यनाथ जो है, वो जातीय आधार पर काम करता है ना? वो राजपूतवाद करता है। इसलिए मैंने कहा कि उसके गिरोह में ज़्यादातर जो गुंडे हैं, वो राजपूत हैं। और इसी से एक और बात भी निकल के आती है कि यूपी का सबसे खूंखार माफिया सरगना है राजा भैया। आपने नाम सुना होगा। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। वो तो जनता के हीरो हैं। अरे जनता तो यहाँ किसी को हीरो बना देगी। बिहार में लोगों ने शहाबुद्दीन को हीरो बना दिया था, 4 बार सीवान से सांसद रहे। जनता तो यहाँ जनता है। जनता तो यहाँ देखिए ऐसी हो गई है जनता की लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट देते हैं। राजा भैया को कुंडा का गुंडा कहाता है। वो कुंडा का विधायक है और उसको कुंडा का गुंडा कहाता है। तो मायावती सीएम थी यूपी की, तो मायावती ने उस पर पोटा भी लगाया था, आपको याद होगा। ये कुछ साल पहले की बात है। लेकिन राजा भैया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है ना, आदित्यनाथ के द्वारा, क्योंकि दोनों एक ही बिरादरी से आते हैं, है ना? दोनों एक ही जाति से आते हैं। तो इसी तरह आपको मैं कुलदीप सेंगर का नाम याद होगा, उन्नाव रेप केस में जिसका नाम आया था।
वो भी राजपूत बिरादरी का ही था, इसलिए आखिर तक उसको आदित्यनाथ ने बचाने की कोशिश की थी। जब पीड़िता ने आत्मदाह की धमकी दी, तब जाकर एफआईआर हुआ था। विकास दुबे तो वे ब्राह्मण थे, वो भी उच्च जाति से आते थे, फिर भी तो उन उसका भी एंगल मैं समझा देता हूँ। विकास दुबे का जब राइज होने लगा, तो उससे वहां पर ब्राह्मणों और ठाकुरों के बीच रस्साकशी चलती है यूपी में, है ना? ये मतलब यूपी की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में आप देखेंगे जातीय आधार पर रस्साकशी चलती है। तो विकास दुबे का जब उदय होने लगा, तो वहाँ वहाँ जो राजपूत अपराधी थे यूपी के, जैसे एक ब्रजेश सिंह का आपने नाम सुना होगा, बहुत खूंखार है, आजकल जेल में है, वाराणसी जेल में है सर, और जेल में एकदम ठाट से रहता है वो, मतलब कहने के लिए सिर्फ जेल है। ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल हैं यूपी में। तो विकास दुबे का जब उदय होने लगा, तो वहाँ के राजपूत अपराधियों को लगा कि ये हमारे लिए चुनौती बन सकता है, तो उन्होंने आदित्यनाथ से कह के विकास दुबे का खेल खत्म कर दिया। ये सब आपको कैसे पता चला? देखिए, एक तो मैं सूत्र तो बता नहीं सकता, मैं खुद इतने समय आईपीएस रहा हूँ। यूपी में मेरे बहुत सारे बैचमेट्स आईपीएस हैं, है ना? मैं किसी का नाम क्यों बताऊंगा, उनको वो फंसाएंगे। तो मुझे तो मतलब क्या आप कह सकते हैं कि ये सत्ता के गलियारों की बात मालूम होती रहती है, और इसलिए सब बात मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ, कि मैं छिप कर नहीं कह रहा, माइक पर कह रहा हूँ, कैमरे पर कह रहा हूँ, और इस पर मैं टिके रहूंगा। सावरकर तो होने की माफी मांग लूंगा बाद में। तो इसलिए ये सब स्थिति है, जो अतीक अहमद वाला कांड हुआ है वो बहुत मतलब गलत हुआ है जी। तो अतीक अहमद से लोग पूछ रहे हैं कि इतनी हमदर्दी लोगों को क्यों? नहीं नहीं, अतीक अहमद से क्या हमदर्दी होगी? मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि वो कुख्यात माफिया सरगना था। हमदर्दी की बात नहीं है, मुझे गलत कोई नहीं समझे, हमदर्दी क्यों रहेगी? मेरा ये कहना है कि प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। देखिए, कोई भी सभ्य देश में, उमेश पाल के साथ भी नहीं हुआ। हाँ, तो कहा सही कह रहा हूँ, है ना? ये तो नहीं कह रहा कि उमेश पाल वाली का बहुत है। देखिए, किसी भी सभ्य देश में उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो उमेश पाल के समय चुप थे और अभी जो है अतीक अहमद के साथ हुआ तो उस पे आकर बाहर बोल रहे हैं? वो पाखंडी है। सीधे शब्दों में कहूँ कि वो पाखंडी है। उनके दोहरे मापदंड हैं। क्योंकि उमेश पाल की भी हत्या गलत थी, अतीक अहमद की भी हत्या गलत है। तो एक को आप सही, दूसरे को गलत नहीं कर सकते। सीधे शब्दों में कहें, मैं कहता हूँ कि वो पाखंडी थे। देखिए, एक किसी भी सभ्य देश में न्यायपालिका होनी चाहिए ना। और आप तो पढ़े लिखे, आप बताइए, दंड देने का काम किसका है? न्यायालय का काम ना है, कि पुलिस वाले का काम है, कि लवलेश तिवारी का काम है? दर्शकों को याद होगा कि बंबई पर जो हमले हुए थे, आतंकी हमले, तो उसके बाद अजमल कसाब नाम का एक पाकिस्तानी आतंकी पकड़ा गया था, जिंदा पकड़ा गया था। चाहती तो बंबई पुलिस भी उसको फर्जी मुठभेड़ में मार देती, कहती कि गाड़ी पलट गई उसको ले जाते समय। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बाकायदा उसको चार्जशीट किया गया, फिर ट्रायल खुला, फिर कोर्ट में सुनवाई हुई, 3-4 साल तक सुनवाई चली। कड़ी सुरक्षा में उसको रखा गया, किसी की हत्या ना हो जाए। और उसके बाद सारी गवाहियां हुई, और अंत में अजमल कसाब को मौत की सजा सुनाई गई, और तब उसको फांसी पर लटकाया गया। तो ये एक प्रक्रिया के तहत हुआ, है ना? लेकिन इस तरह से जो हो रहा है कि आप उसको पकड़ के मार दे, कल वो उसको पकड़ के मार दे, कल उसको गोली मार दी जाए, तब तो ये मतलब एकदम अराजक स्थिति हो जाएगी। तो फिर भारत और अफगानिस्तान में फर्क क्या रह जाएगा? जैसी वहां अराजक स्थिति, यहाँ अराजक स्थिति। बहुत धन्यवाद। जी, आपका